कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। आज मुल्क का आईन और जमहूरियत खतरे में है। 2 चरणों के अंदर जो ये कम मतदान हुआ है उसकी वजह यही है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वही बीजेपी से संतुष्ट नहीं है और वो सड़क पे निकल करके नहीं आ रहा है, ना प्रचार करने के लिए ना वोट देने के लिए। तो बीजेपी को यहाँ पे जो आपका 15 सीटों का कयास है, मैं समझता हूँ कि शायद 15 से भी कम रह सकती है। और कर्नाटक में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 28 में से 20 सीटें ये हारने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की नजरें बनी हुई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने नारा दिया है कि चाहे कुछ हो जाए, देश के प्रधानमंत्री 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनने वाले। जिसके लिए जमीनी स्तर पर लड़ाइयां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि कुछ राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी पकड़ रखती थी, पर इंडिया गठबंधन के अलायंस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बता दिया कि चाहे आप कुछ राज्यों को लेकर के दिल्ली की सत्ता पर नहीं बैठ सकते। पूरा इंडिया एक है, देश एक है, और उसी के हिसाब से वोटिंग चल रही है। 2 चरणों के नतीजे जो हैं वो देश देख चुका है। 2 चरणों के बाद आज तीसरे चरण में मतदान हो रहे हैं 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर। और 2 चरणों में किस तरीके से जमीन भारतीय जनता पार्टी की खिसकी, तो उसी को लेकर के आज जगह जगह ईवीएम खराब की शिकायतें मिल रही हैं। जगह जगह जो है कार्यकर्ता, जो भाजपा के गुंडे समर्थक हैं, वो विपक्ष के बूथ एजेंटों के ऊपर हमला कर रहे हैं। कई जगह पुलिस वाले साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए वरना आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और सवाल यह खड़ा होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का नारा दे रही है, साम दाम दंड भेद अपना रही है, सारे सरकारी तंत्र भाजपा को जिताने के लिए लगे हुए हैं, तो कैसे फेयर चुनाव हो पाएंगे? इसी पर हमसे बात करने के लिए पॉलिटिकल एनालिसिस रवि श्रीवास्तव जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तीसरे चरण को लेकर के जो आज सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? देखिए नदीम, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज मुल्क में हालत ये है कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। आज मुल्क का आईन और जमहूरियत खतरे में है। ये सीधी बात है। ये चुनाव कोई पार्टियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव सीधे सीधे देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने की कोशिश में है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह के पहले 2 फेजेस के अंदर भाजपा को अच्छी तरह से एक झटका लगा है, तो अब वो बहुत डेस्परेट हो गए हैं और डेस्परेट होकर के फ्रस्ट्रेशन में आकर के वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं इस मामले में मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि जो देश का चुनाव आयोग है वो बिल्कुल भी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। और ये देखने में आया है कि जो रूलिंग पार्टी जो भी गलत करती है वो उसको अनदेखी करते हैं, वो अंधे बहरे हो जाते हैं और सिर्फ जो विपक्ष है उसकी चीजों पर वो गौर फरमाते हैं, नोटिस इशू करते हैं। देश का प्रधानमंत्री हेट स्पीच देता है और उसका जो नोटिस है वो पार्टी अध्यक्ष को भेजा जाता है। ये अजीब बात है कि जो व्यक्ति करता है हेट स्पीच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट आज से 9 महीने पहले जस्टिस जोसेफ का जो आदेश है उसमें कह चुका है कि हेट स्पीच किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हेट स्पीच जहां होगी वो स्टेट कंटेम्प्ट में मानी जाएगी, कि अगर स्टेट एक्शन नहीं लेती तो वो कंटेम्प्ट में मानी जाएगी। इसके बावजूद तरह तरह के मीम बना करके, कार्टून बना करके जो माइनॉरिटीज पर और तमाम लोगों पर जो फिक्रे कसे जा रहे हैं और उनका मजाक बनाया जा रहा है, वो हेट स्पीच के दायरे में आता है और उस पर कोई एक्शन जो आयोग है वो नहीं ले रहा है। मैंने अभी अभी देखा है, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट को मेल भी भेजा है उसके ऊपर कि कर्नाटक के अंदर
जो बीजेपी कर्नाटक है उसने एक बहुत ही वाहियात कार्टून बना करके, जिसमें माइनॉरिटीज को एक अंडे से निकला हुआ चूजा बता के उसके सर पे एक कैप लगा करके जिस तरह से जलील करने की कोशिश की गई है, उस पर मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी मेल लिखा, मगर उस पर कोई कार्रवाई होने के बजाय आज मैं अखबार में ये पढ़ता हूं कि जो चुनाव आयोग है वो एक्स जो ट्विटर हैंडल है उससे उसको उठा लेने की बात कर रहा है कि उसको अलग कर दिया जाए। ये चीज अलग करने की नहीं है, ये एक पनिशेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिस पर जो पार्टी अक्यूज है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी क्योंकि नदीम। सर जैसे कि आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आपने किया, जब सारे सरकारी तंत्र हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने पर लगे हुए हैं, चाहे मैं बात करूं को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला वीवीपैट को लेकर के आया, जहां खारिजी कर दिया गया उस प्रस्ताव को कि हमारे पास सुनने की मोहलत नहीं है, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि वो निष्पक्ष जांच करा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर हमें भरोसा है। और चुनाव आयोग अगर देश के प्रधानमंत्री कोई बयान दे रहे हैं उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहा, और जब आज तीसरे चरण में मतदान है और उसी में उनके गृह राज्य में चुनाव है, तो देश के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं वोट डालने के लिए, पूरा एक प्रोग्राम सेट कर रखा है, पूरी गोदी मीडिया के कैमरे का फोकस उधर है, मोदी जी ने एक भगवा कलर का शॉल पहना है, कुर्ता पहना है, और मोदी जी के यहाँ पर साफ तौर पर चुनाव चिन्ह है भाजपा का, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, पर ऐसी चीजें देख करके नजरअंदाज हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या संविधान अलग है? क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए कानून और सुप्रीम कोर्ट अलग है? आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ये हरकत 2014 में भी कर चुके हैं कि वो अब वोटिंग करने के बाद वो अपना जो पार्टी का सिंबल है उसको दिखाते हुए बाहर घूम रहे थे। और मैं कहता हूं कि इस तरीके से वोट देने के बाद जो एक तरीके का रोड शो वहां पे किया जाता है, वो चुनाव आयोग के 200 मीटर के दायरे के अंदर इस तरह की कोई भी हरकत करना जो है वो गलत है। आपने देखा होगा कि बहुत एक नवनीत राणा करके अमरावती की मेंबर पार्लियामेंट थी इंडिपेंडेंट, आजकल भाजपा में शामिल हो गई हैं। अभी कल परसों उन्होंने एक बहुत जबरदस्त हेट स्पीच दी है। आपको ये भी बता दूं मैं कि जो भाजपा के लीडर हैं, आज भाजपा का सिटिंग एमपी धर्मपुरी जो तेलंगाना का है, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है, ऑन कैमरा कह रहा है कि हम संविधान को बदल देंगे। और हमारी पार्टी जो भाजपा है वो अपने बार बार बयानों में कहती है कि नहीं नहीं हम रिजर्वेशन, हम संविधान नहीं बदलेंगे। इनके लीडर अनंत हेगड़े, इनके लीडर जो आप पुराने मिनिस्टर थे, इनके और इनकी ज्योति मिर्धा जो इनकी गंगानगर से एमपी हैं, वो सब खुले में ये बयान दे रहे हैं कि ये हमें 400 क्यों चाहिए। सरकार तो 272 में भी बन सकती है, पर उनका उद्देश्य सरकार बनाने का नहीं है, उनका उद्देश्य संविधान बदलने का है, उनका उद्देश्य प्रजातंत्र को खत्म करने का है, उनका उद्देश्य ये है कि इसको कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आपने आज ही देखा होगा एक आकार पटेल का एक्स पर एक ट्वीट है, उसके अंदर उन्होंने 10 लॉज लिखे हैं जो इन्होंने बदल करके, ऑलरेडी बदल करके नए नए कानून ये बना चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जो जो माइनॉरिटीज को और दूसरे लोगों के रिलीजियस जो उनके राइट्स हैं उनको वायलेट करते हैं। इनका एम ही यही है, इसीलिए ये ऐसा करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं जगह जगह पर जो ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो इंडिया ब्लॉक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इंडिया ब्लॉक आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। गोदी मीडिया के लाख उसका दुष्प्रचार करने के बावजूद आप चैनल उठा करके देखिए, आपने देखा होगा कल जी न्यूज ने पूरा पलटी मार दिया। अभी वो एक गोदी मीडिया का बहुत बड़ा स्तंभ था, वो उसने कल से पूरा अपना जो पुराने उनके एडिटर थे उन सबको अलग कर दिया निकाल करके, और कल से उन्होंने इनके ब्लैकआउट कर दिए थे मोदी जी के गुणगान करना और इनके जो वो करना। मगर कुछ चैनल जो हैं वो अभी भी लगातार सुबह से मोदी की यात्रा से शुरू करते हैं और रात को भी मोदी की यात्रा पर ही खत्म करते हैं। तो इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह इंडिया ब्लॉक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, इनकी इस बार पांव के नीचे से जमीन खिसकने वाली है।
आप दावा कर रहे हैं कि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, और देश के गृह मंत्री तो दो चरणों में जहां 192 सीटों पर मतदान हुए, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दो चरणों में इंडिया गठबंधन को झटका लग चुका है, 100 सीटें पार हो रही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। यहाँ तो सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं एक देश के ईमानदार प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। इनके इंटरनल सर्वेस क्या कहते हैं वो सुनने की कोशिश करिए। इनको अंदाजा है इस बात का पूरा कि तमिलनाडु के अंदर ये साफ हो चुके हैं, केरला में इनकी कभी कोई पकड़ थी नहीं। जो पहले 14 सीटों के चुनाव हुए कर्नाटक के अंदर, उसमें इनको अच्छी तरह मार पड़ चुकी है। जो अगले 14 जिनका आज पोलिंग हो रहा है, उसमें आप प्रज्वल रेवन्ना का केस देखिए। वहां पे वो किस तरह से, जिस आदमी ने 2976 औरतों के वीडियो बना करके और उनको सोशल मीडिया के ऊपर और जहां जहां पे उसकी एसआईटी बनी है और जांच चल रही है, और उन्हें इन्होंने भगा दिया देश से बाहर। जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी और मोहिल चौकसी को भेजा था, उस तरह से इन्होंने उस व्यक्ति को भी यहां से भगा दिया देश से बाहर। तो इन चीजों का सब, चाहे ये हो, चाहे वो अनिल मसीह जिसने चंडीगढ़ के अंदर 8 वोटों को ही डिफेस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। इस देश के अंदर मणिपुर देखा आपने, जहां पर महिलाओं की नेकेड परेड हुई, जहां पर सोल्जर की वाइफ के साथ में दुष्कर्म किया गया, और जहां हमारा प्रधानमंत्री आज 1 साल पूरा होने के बाद एक बार भी नहीं गया वहां पर देखने के लिए। इस तरह से बहुत कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। आज मैं सुबह टीवी पे देख रहा था कि जो जगह जगह पे लाइनें लगी हैं और जो इनके गोदी मीडिया रिपोर्टर उनसे बात कर रहे हैं, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिस्गस्टेड हैं। वो खुले शब्दों में नहीं कह रहे हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की जरूरत है। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री तो साफ तौर पर अब दो चरणों के बाद इसको हिंदू मुस्लिम पर लेकर के जा रहे हैं, और जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हिंदू खतरे में है, क्योंकि अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा, दूसरे चरण के दौरान जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब जो हैं वो राम मंदिर में जाती हैं, और अब देश के प्रधानमंत्री का लगातार 5 दिन तक कैंपेनिंग जो है वो अयोध्या में चलने वाला है। देश के प्रधानमंत्री ने कभी हॉस्पिटल का वादा नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री ने कोई स्कूल कॉलेजेस देने का वादा नहीं किया, उन्होंने राम मंदिर का दावा किया था वो दे दिया। तो फिर राम मंदिर के ऊपर अगर देश के प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, तो वो तो सीधे तौर पर आपको भी राम विरोधी बताते हैं। राहुल गांधी अगर बोल दे तो वो भी राम विरोधी है, अखिलेश यादव भी राम विरोधी है, सभी के सब आप लोग राम विरोध पर क्यों उतर आए हैं? देश के 140 करोड़ लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन राम विरोधी है और कौन राम का भक्त है। हम अब भक्ति अपनी चार दीवारी में करते हैं। हम भक्ति का प्रदर्शन सड़क के ऊपर नहीं करते, जो भाजपा और आरएसएस करते हैं। आप देखेंगे कि ये आज एक मैंने कार्टून देखा था फेसबुक के ऊपर, उसमें लिखा था कि आप क्या चाहते हैं। जैसे वो मोदी जी भगवान राम को हाथ पकड़ करके मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। उसने कहा आप ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो आपका हाथ पकड़ के स्कूल जाए, आपके लिए अस्पताल बने, आपके यहाँ पे जो बुजुर्गों को राहत मिले, या आपके यहाँ पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, चीजों के दाम जो बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देखें कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है, उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी और बड़ी साफ कही गई है, जो ये सरकार कर सकती थी, मगर इनकी करने की कभी नियत नहीं थी, क्योंकि ये सरकार कॉरपोरेट्स के लिए है। ये सरकार अमीरों को और अमीर बनाने के लिए, ये सरकार उन 1% लोगों के लिए काम करती है जिनका 40% देश की असेट्स के ऊपर हक बना हुआ है, और बाकी आबादी यहाँ पे गरीब पड़ी हुई है। आप देखेंगे, जो इकोनॉमी की बात करते हैं, पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि जो कॉरपोरेट टैक्स है उससे इनकम टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ है। मतलब मैंने और आपने जो टैक्स दिया है वो ज्यादा है बजाय कॉरपोरेट टैक्स के, जबकि पैसा वो कमाते हैं, टैक्स उनसे ज्यादा लिया जाना चाहिए। तो जो मैनिफेस्टो में कहा गया कि जो मनरेगा की आय है हम उसको 200 से बढ़ा के 400 रुपए करेंगे, या जो लड़के इंजीनियर बनते हैं या ग्रेजुएट बनते हैं उनको तुरंत 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप फैक्ट्रीज के अंदर दिलवाई जाए, जिससे उनकी बेरोजगारी की समस्या जो है वो हल हो पाएगी, महिलाओं को राहत दी जाए। तो इस तरह से बातें जो है वो बहुत अच्छी बातें उनके मैनिफेस्टो में कही गई हैं, जो
जो भाजपा कर सकती थी, मगर भाजपा की करने की कभी नियत नहीं थी, क्योंकि वो तो हम दो और हमारे दो, उन्हें तो सिर्फ एक अंबानी और एक अडानी चाहिए, उन्हें बाकी देश की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे कि साफ तौर पर कई बड़े आरोप भी लगा रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के बोलते हुए नहीं दिखाई दिए कि अगर ये लोग आ गए तो आपकी भी जमीन जो है वो नदीम अकरम को दे देंगे उठा करके, और अगर अगर मंगलसूत्र भी है तो वो भी आपका बिकवा दिया जाएगा, मुसलमानों को सारी जमीन दे देंगे, मुसलमानों के लिए सारी चीज करेंगे। और जब इस पर भी देश के प्रधानमंत्री माहौल नहीं बना पाए हैं तो वो सीधे सीधे मोदी, मुसलमान, शहजादा, पीरजादा और पाकिस्तान पर आकर के भाजपा टिक गई है। आखिरकार क्यों, क्या बड़ी वजह वो है? वो हर बार उनका हर इलेक्शन पे यही एक मोडस ऑपरेंडा रहता है कि वो शुरू करेंगे पहले, अपने बात कभी नहीं करेंगे कि हमने 10 साल में देश के लिए क्या किया है। उसके बजाय मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, ये उनका एजेंडा है। अभी शहजादा एक भूल एक गए, और शायद आप शहजादा भूल गए। शहजादा, और एक अभी एक अगला स्टेप और है। अभी वो ऑन कैमरा रोएंगे भी, आप देखिएगा। वो अभी अभी अपनी स्पीचेस के अंदर वो रोएंगे भी, दो चार आंसू बहा के भी दिखाएंगे कि मैं 70 साल का बेटा हूं और 74 साल के अपने बाप के लिए मैं इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आऊंगा। मतलब खुद 74 साल का बेटा 70 साल से ऊपर वालों के लिए इंश्योरेंस स्कीम लेके आ रहा है मेडिकल की। देखिए, इस तरह के शोशेबाजी और तमाशे करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कि ये जनता अब ये मंदिर मस्जिद वाले नाटक से बहुत ऊब गई है। उसको समझ में आ गया कि ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये काम किए जाते हैं, और खास तौर से एक हिंदुओं की बड़ी बिरादरी को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये आपने देखा कि इन्होंने कोविड में क्या किया। कोविड में किस तरह से आपने देखा कि को वैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड के बारे में खबर आई कि इसके बाद में भी लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हो गया है, मगर हकीकत यह है कि पिछले 3 सालों के अंदर बड़े नौजवान लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो इसकी क्या वजह है? तो ये एक इन्होंने जो झूठ बोलते रहे कि हमारे यहाँ सिर्फ 5 लाख लोगों की मौत हुई है, हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है, सिर्फ इनकी एक बेमतलब का एक बनाने के लिए। और उसको बनाने वाला आदमी जो है आदर पूना वाला, वो पहले ही ब्रिटेन में जाकर के सेटल हो गया। उसको अब यहाँ के वैक्सीन में या यहाँ की प्रोडक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये प्रधानमंत्री का तो ये रूटीन है, अभी मामले को कैसे भी खींच करके हिंदू मुस्लिम पर लेकर के आओ, ताकि झगड़े बढ़े, लोगों में नफरत पैदा हो, और एक माहौल बने देश के अंदर धर्म वाला, जिससे कि हम फिर से जीत करके यहाँ पे वापस आ जाए। मगर अब इस बार जनता जो है वो काफी सजग हो गई है। इसी के साथ एक इंटरनल सर्वे भी जो है तीसरे चरण से पहले आरएसएस का सामने आया है, जिसमें आपसे मैं खासतौर पर महाराष्ट्र और कर्नाटक का लेकर के जिक्र करूंगा, क्योंकि आप दोनों राज्यों में रहते हैं, उधर के मिजाज को जानते हैं कि किस तरीके से लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब आरएसएस के इंटरनल सर्वे में ये साफ तौर पर बताया गया है कि कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं लोकसभा की, और 28 सीटों में 20 जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है, 8 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 30 इंडिया गठबंधन जीत रही है, 15 बीजेपी जीत रही है। कितनी सच्चाई देख और समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सर्वे में तो यह भी कह दिया गया है आरएसएस के कि 313 जो है इंडिया पार जा रही है, 181 पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। मैं तमाम राज्यों पर नहीं, सिर्फ 2 राज्यों पर आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जमीनी हकीकत है ये। मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मेरा मेंबर पार्लियामेंट पिछली बार और उससे भी पिछली बार शिवसेना का उम्मीदवार था। वो शिवसेना, जो शिवसेना असली शिवसेना जिसे कहते हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, आज वो उससे भाग करके वो शिंदे वाली शिवसेना में जाके शामिल हो गया। उसकी मर्जी है, उसने अपना ऐसा क्यों निर्णय लिया कि वो क्यों भाग गया, उसके ऊपर क्या ईडी के केस थे या उसको खोके मिले, वो तो वो जाने। पर मेरी सच्चाई ये है कि मैं ऐसे बिके हुए उम्मीदवार के लिए क्यों वोट करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज महाराष्ट्र कह रहा है। आज महाराष्ट्र में 6 पार्टियां तो सीधी खड़ी हैं। 2 शिंदे ग्रुप हो गया, एक शिंदे ग्रुप ठाकरे ग्रुप हो गया, पवार साहब की 2 पार्टी हो गई,
बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, AIMIM है, VB है, 8 पार्टियां मैंने आपको गिनवा दी। तो वोटर इस बात से बड़ा कंफ्यूज्ड है कि जिस आदमी को वो पहले 2 बार से वोट दे रहा है वो आज भाग गया निकल करके। और क्या क्या वजह थी कि वो भाग गया निकल करके? अशोक चौहान चले गए, उनको कल गाली दी गई कि वो उन्होंने सेना के लोगों का फ्लैट खा लिए हैं, अगले दिन उनको राज्यसभा की सीट दे दी गई। हमारे मिलिंद देवरा जी शिंदे ग्रुप में चले गए, वहां से उनको राज्यसभा की सीट मिलने का कार्यक्रम बन रहा है। तो मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इस तरीके से माहौल है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ है। चाहे वो शोलापुर की सीट हो, चाहे वो आप कोई भी सीट आप उठा के देख लें, जो 3 सीटिंग यहाँ के बीजेपी के MP थे महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, वो तीनों के टिकट काट दिए गए। पूनम महाजन, कोटक और गोपाल शेट्टी तीनों के टिकट काट दिए करके नए लोगों को, उज्जवल निकम को दे दिया गया और लोगों को टिकट दे दिए गए। तो इसको लेकर के बीजेपी के अंदर अंदर खाते में बहुत अनरेस्ट है। पर और इसीलिए उनके कार्यकर्ता बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये 2 चरणों के अंदर जो ये कम मतदान हुआ है, उसकी वजह यही है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वही बीजेपी से संतुष्ट नहीं है और वो सड़क पे निकल करके नहीं आ रहा है, ना प्रचार करने के लिए ना वोट देने के लिए। तो बीजेपी को यहाँ पे जो आपका 15 सीटों का कयास है, मैं समझता हूं कि शायद 15 से भी कम रह सकती है। और कर्नाटक में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 28 में से 20 सीटें ये हारने जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित है। वहां पर जो कांग्रेस ने असेंबली इलेक्शन में जीतने के बाद जो अपनी गारंटीज दी हैं, उन सब गारंटीज को उन्होंने फुलफिल किया है। और ये जो प्रज्वल रेवन्ना जैसा जो केस है जिसके साथ इन्होंने हाथ मिलाया, लोग कहने को कहते हैं वो पहले कांग्रेस के साथ में था, बिल्कुल ठीक है, मगर आज जो सच्चाई है वो सबके सामने आ गई है निकल करके कि किस तरह का क्यों क्यों कांग्रेस ने उसके साथ में अपना गठबंधन तोड़ दिया। उसकी वजह यही थी कि उसके उम्मीदवार जो है वो इस तरह के काम किए, और उसको लेकर के बहुत अनरेस्ट है कि किस तरह से उसे यहां से भगाया गया है। और कर्नाटक के अंदर भाजपा अच्छी तरीके से अपनी सीटें खोने वाली है। मैं एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूंगा। जैसे कि आपने गिनाया कि पहले प्रवन्ना जो हैं वो कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस के दौर को भी आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कांग्रेस के राज में जितने भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, चाहे कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया। कोई देश छोड़ करके भागा नहीं। बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई कि एक से बढ़कर के एक बड़ा अपराधी जो है देश छोड़ करके नीचे से भाग जाता है, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी भाग जाता है, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है रातों रात देश से गायब हो जाता है और हुकूमत को पता नहीं चल पाता। क्या बड़ी वजह है आखिरकार, और देश की जनता इसे देख और समझ क्यों नहीं पा रही? सब समझ रहे हैं नदीम। 29 लोग जो है वो देश से भगा दिए गए हैं। 29 में से 28 लोग जो हैं वो गुजरात के उद्योगपति थे। एक व्यक्ति विजय माल्या जो है वो कर्नाटक का था। विजय माल्या 1 मार्च 2016 की रात को 1:30 बजे जेट एयरवेज की फ्लाइट से 13 पैकेट बैग्स लेकर के उसको यहां से उन्होंने जाने दिया लंदन के लिए, जेट एयरवेज की फ्लाइट से। श्रीमान प्रज्वल रेवन्ना, जिस दिन पोलिंग हो गई, शाम को 6 बजे पोलिंग खत्म हुई, रात में 3:35 पे लुफ्तांसा की फ्लाइट से उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर फ्रैंकफर्ट रवाना कर दिया गया। ये सब चीजें जनता जानती है, सब चीजें जनता देखती है। 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का माफ कर दिया। कहते नहीं नहीं वो हमारा सस्पेंस अकाउंट में है, हम रिकवर करते रहेंगे। और 10 सालों में 50,000 करोड़ रुपए भी रिकवर नहीं हुए। तो ये झूठ बोलते हैं देश के साथ में। इन्होंने सिर्फ उद्योगपतियों को पनपाया है और लोगों को यहाँ पे फ्रॉड करने के बाद यहां से बाइज्जत इन्होंने बाहर भगाया है। ये सब जनता जानती है और अभी वो वापस आने वाले नहीं है।